सभी दर्शकों को प्रणाम। राम राम। कैसे है प्रभु? ईरान अमेरिका वॉर का आतिशबाजी देख देख के मस्त हो रहे होंगे, तो थोड़ा उसी मस्ती में उंगली बढ़ाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले कर दीजिए, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बाद में, और आप तो खैर हमेशा ही भूल जाते हैं। खैर, आज इस वॉर के बीच में दो तीन चीज़ें ऐसी हुई, दो तीन चीज़ें नहीं, दो तीन नाम ऐसे हैं जो ऐतिहासिक तथ्यों के साथ हैं, लेकिन वो ये जो मीडिया है वो खाली बमबारी और रीटेक दिखा दिखा के, रीटेक कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, बार बार एक ही मिसाइल गिरा गिरा के ऐसा लगता है जैसे हजारों लाखों मिसाइलें गिर गई और आतिशबाजी दिखा रहे हैं। तो उस पर जैसे एक नाम रह गया, जस्टिस यशवंत वर्मा। जस्टिस आज भी लगाना पड़ेगा उनके नाम के आगे, क्योंकि साहब न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा। उसके बाद बाबा महात्मा ज्योतिराव फूले, और तीसरा नाम आ गया सोनम वांगचुक। इनको इसी क्रम में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वैसे तो नाम इस बार बहुत आ रहे हैं, जैसे नेपाल में बालेन शाह प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने जो रिदम दिखाई है नेपाल के लिए, तो नेपाल का भविष्य उज्जवल लग रहा है। नेपाल का भविष्य उज्जवल लगने से सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि नेपाल के हिंदुओं का भी भविष्य कुछ उज्जवल लग रहा है, उनकी गतिविधि को देखते हुए, उनके तरीकों को देखते हुए। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस फॉर द करप्शन, ये नीति तो सबसे पहले उठाई है। कुडोज टू हिम, बढ़िया चल रहा है। और ऐसे ही बांग्लादेश में भी कुछ अच्छे सिग्नल्स भारत के लिए आने लगे हैं। यानी अभी आज से एक 6-8 महीने पहले जो लोग चिल्ला रहे थे कि जेनजी ने सब जगह तख्ता पलट दिया और ये जेनजी का उबाल भारत भी आएगा और इनके रिपरकशंस भारत को झेलने पड़ेंगे, वो आपने देखा कि 1-2 साल के अंदर अंदर सारा धीरे धीरे वापस पटरी पे आने लग गया और बेहतर रंग रूप में आ रहा। तो अब आइए सबसे पहले जस्टिस यशवंत वर्मा पर। जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग के बारे में आपको पता ही होगा। महाभियोग हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ आज तक केवल 3 इंस्टेंसेस हुए, 1993 से शुरू होकर 2011 तक। और पहले वाले में रामास्वामी, जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ तो महाभियोग गिर गया था, वो भी राजनीतिक कारणों से ही था। महाभियोग लगता भी राजनीतिक कारणों से है और गिरता भी राजनीतिक कारणों से है। इसीलिए महाभियोग के पीछे का जो तत्व होना चाहिए, यानी जिस करप्शन, जिस भ्रष्टाचार या जिस परिवारवाद से भिड़ने के लिए जो संसद का उपयोग होना चाहिए, वो होता नहीं है। तो और उसमें सबसे अच्छा रास्ता निकाल लिया हमारे न्यायाधीशों ने कि अगर महाभियोग जैसी दूरी तक पहुंचते हैं तो उसके बाद आप तुरंत जो है अपना त्यागपत्र लिख दीजिए। यशवंत वर्मा जी ने बहुत दिन टाला, बहुत लंबा घूमे, और देखिए इतना लंबा समय निकला, लेकिन उतने लंबे समय में न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने, जो कि भ्रष्टाचार को जिसको जांच करनी चाहिए थी, जिसको उस पर किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए थे, वो उच्चतम न्यायालय जो 6ठी-8वीं कक्षा के 2 पेज के एक आर्टिकल से इतना हिल गई थी कि साहब वो रातों रात उस आर्टिकल को हटाना पड़ा, एनसीईआरटी को घुटने पे आना पड़ा, नमस्ते करनी पड़ी, माफ़ी मांगनी पड़ी, ऐसे उसको ऐसे धोया गया जैसे न्यायपालिका में तो हो भ्रष्टाचार असंभव हो ही नहीं सकता। किसी भी वकील के पास चले जाइए, अपन तो खैर भगवान न करे इनके कभी दर्शन हो वकील के और थाने के, लेकिन किसी भी वकील के पास चले जाइए, अगर आप थोड़ा बहुत बड़े हैं, थोड़ा बहुत धनवान हैं और वाकई आपको लगता है कि आपको अपना वाला न्याय चाहिए, तो वो वकील आपको बता देगा कि कितने में मिलेगा आपको अपना वाला न्याय। अब उस पर आप ढाकते रहिए, उसको तरह तरह के ढक्कन लगाते रहिए, तरह तरह से अपने को इम्यून करते रहिए। घड़ा है, बदबू बहुत भर जाएगी तो फटेगा ही किसी दिन। तो इससे पहले कि वाकई बदबू बहुत फैले, न्यायपालिका को स्वयं इस बारे में, न्यायपालिका स्वयं ही सोचे तो ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका के ऊपर अगर कोई एजेंसी लगाई गई तो फिर इसका पूरा स्वरूप ही बिगड़ जाएगा।
खैर, फिर आइए महात्मा अपने ज्योतिराव फूले। बहुत कम लोग उनको इस तरफ जानते हैं और जानना भी शुरू किया उन्होंने। संदर्भ एक ही था, संदर्भ था बाबा अम्बेडकर का। बाबा अम्बेडकर का जब संदर्भ बहुत ऊंचा हो गया तो उसी के साथ साथ उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फूले भी आए उसी उसी विमर्श में, उसी SC ST की राजनीति में। सावित्रीबाई फूले और उनके साथ कुछ ऐसे ऐसे करेक्टर्स भी लाए गए जो थे ही नहीं, कहा जाता है कि इतिहास में वो है ही नहीं। मेरा कोई इस पर कोई विरोध नहीं है, 1% भी विरोध नहीं है। आज क्यों उठी बात? क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, उनको जन्मदिन पर शत शत नमन है। महात्मा के स्तर तक पहुँचे हैं तो जाहिर बात है उन्होंने काफ़ी कुछ किया भी होगा। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, जो बाबा अम्बेडकर के बारे में कहता हूँ वही हम इनके बारे में भी कह रहे हैं कि एक दो नहीं है, कम से कम 500 साल का एक ऐसा अंतराल है। उससे पहले तो मत जाइए, उससे पहले वालों को तो आप कभी भी मिथिकल कह देते हैं, कभी कह देते हैं हुए कि नहीं हुए, फलाना ठिकाना। लेकिन 500 साल तक के महापुरुष, महावीर, महायोद्धा और इस तरीके के बहुत से लोग मौजूद हैं जिनको कि आप वेरीफाई कर सकते हैं, जिनके बारे में जान सकते हैं, जिनको ऑथेंटिक कर सकते हैं। मैं अपने कई वीडियो में कह चुका हूँ, कई अपने लेखों में कह चुका हूँ कि साहब ये समय आ गया है कि आप एक इतिहास का एक आयोग बना दीजिए और जिसका जैसा उसमें, अब सब वर्गों के लोग रखिए। मैं तो कहता हूँ ज़्यादातर उसी वर्ग के लोग रखिए जिनके महात्माओं का उल्लेख नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बात है कि जब आप न्याय की कुर्सी में बैठेंगे, जब आकलन करने बैठेंगे तो तथ्यों को झुटला नहीं पाएंगे। अब अपने कितने राजा, अपने सुहेलदेव पासी से लेके बिरसा मुंडा, और मतलब बिखरे पड़े हैं पूरे इस समाज में। ऐसा नहीं है कि ये समाज सद्विचारों से अछूता था या ये समाज में प्रकाश की किरण नहीं थी। ये तो ज़बरदस्ती बताया जाता है कि चूँकि इस समाज में बहुत अंधकार था, इसलिए अगर थोड़ा भी कोई प्रकाश आया तो उसको बहुत हाईलाइट किया गया। तो ये तो था बाबा महात्मा के बारे में। अब 11 तारीख को इनकी है, 14 तारीख को छुट्टी पड़ेगी बाबा साहब अम्बेडकर की। वहाँ भी वही है कि साहब आप उनकी गुणगान और प्रशस्ति सरकार करेगी। यहाँ भी नरेंद्र मोदी महात्मा की प्रतिभा के आगे झुके हुए हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। गुणगान अच्छे आदमी का होना ही चाहिए, लेकिन जब लगता है कि इस गुणगान के पीछे का कारण कोई और है तो थोड़ा सा मन में असंतोष भी नहीं, वितृष्णा जागृत होती है कि ये क्या है, ये कौन सा तरीका है। मैं आऊँगा तो मेरे महात्मा अलग हो जाएंगे, आप आओगे तो आपके महात्मा अलग हो जाएंगे। महात्मा भी किसी देश के, किसी समाज के अलग होते हैं क्या? साझे होते हैं। अलग अलग करने में हुआ यह है कि तुम उनको बड़ा मानते हो तो कोई दूसरा जा कर के उनकी बेइज्जती करता है, कोई उनके बारे में गलत सलत बोलता है। महात्माओं को, बड़े महापुरुषों को, देवताओं को, इनको साझा ही रहने दीजिए। इनको भी आप अपने वो रिजर्वेशन और उन सब के आंकड़ों में देखेंगे तो अच्छा नहीं होता है। समाज पर ख़ासतौर से जो बच्चा बड़ा हो रहा होता है, जिसको इस समय संस्कार की ज़रूरत होती है, उसको ये जो अपसंस्कार मिलते हैं वो घातक होते हैं समाज के लिए। खैर, अब तीसरे आगे सोनम वांगचुक। अरे महाराज, वो सोनम वांगचुक वो 3 इडियट वाले नहीं, जो अभी अभी जोधपुर की जेल में जिनको काफ़ी त्रासदी झेलनी पड़ी और अब वो वापस गए। फ़िलहाल तो कह रहे थे लद्दाख के लिए लड़ते रहेंगे। ये हमारे एक सोनम वांगचुक है, कर्नल सोनम वांगचुक, जिनको लद्दाख का शेर कहा जाता है। अनसंग हीरो होते हैं, इसलिए मैंने इनका नाम उठाया, और कोई ख़ास बात नहीं। कारगिल के युद्ध में 18,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराने वाले और क्या कहना चाहिए, महावीर चक्र से सम्मानित एक असाधारण योद्धा को उनकी मृत्यु पर कम से कम श्रद्धांजलि तो दी जा सकती है, देनी ही चाहिए, और कम से कम उनको याद करना अति आवश्यक है। 3 आवाज के महापुरुष हैं। और इसके बाद अब आता है सबसे बड़ा टॉपिक। इस्लामाबाद में संधि वार्ता होने जा रही है, संभव है? बात करते हैं अगले वीडियो में। राम राम, नमस्कार, बटन दबा दीजिए।